जुलाई का महीना कमलदा को बार बार याद करने का है। आज मैं उनका जो संस्मरण आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है मौखंबा की रंगीली। शायद बहुत से लोगों को रंगीली की वो फ़ोटो याद होगी जो कमलदा ने अपनी फेसबुक वॉल पर शेयर की थी। ये उसी रंगीली की कहानी है जो पहाड़ की स्त्रियों के जीवन के प्रति आस्था और जीवटता को दिखाती है। तो देखती हूँ सपने पर आज सुनिए मौखंबा की रंगीली। हालत कुछ तनाव जैसे थे। मुझे भारी उदासी घेरे थी। कुछ दिन पहले ही तबीयत खराब हुई थी और मैं उससे जल्दी उबर नहीं पा रहा था। पहले भी तबीयत खराब होती थी, परंतु हफ्ते भर में खुद को फिट समझने लगता था। इस बार 1.5 महीना हो गया था। शरीर दुरुस्त नहीं लग रहा था। एक डर सा मन में बैठ गया कि अब बुढ़ापा आ ही गया है। सफ़ेद दाढ़ी और कुल जमा 62 साल। शीशा देखते ही चिल्लाने लगते कि भाई तुम बुढ़ापे में कदम रख चुके। पर वो गाना है ना, दिल है कि मानता नहीं। उसी तर्ज पर दिमाग भी अभी तक स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि असलियत तो असलियत है। कब तक सींग कटाकर बछड़ों में शामिल हुआ जा सकता है? आवारागर्दी अजीब लत होती है। अगर कुछ दिनों के अंतराल में घूमने को ना मिले तो डिप्रेशन की सी अनुभूति होने लगती है। मैंने जिंक्स तोड़ने का मन बनाया। तय कर लिया कि चमोली जिले की ओर निकला जाए, जहां इस चाचा का भतीजा मधु है जो ज़रूरत पड़ने पर बिना मुंह बनाए देखभाल कर सकता है। अक्टूबर का महीना था। हवा में खुनक थी। बादलों के 2 बच्चे आसमान में धमाचौकड़ी करने की तर्ज में डराने लगे, पर मैं डरा नहीं। लगभग 6:30 बजे मोटरसाइकिल स्टार्ट कर चल पड़ा। मूड अभी भारी ही था और मन असमंजस में था। 10 बजे के आसपास बुआ खाल पहुंचा। हिमालय दिखाई दिया, पर मन खिला नहीं। एक होटल में थोड़ा नाश्ता किया और पौड़ी होते हुए श्रीनगर की उतार पार की। श्रीनगर पार करते हुए कई परिचित चेहरे भी दिखे, पर मैंने बाइक रोकी नहीं। मेरे हेलमेट की वजह से वो भी मुझे पहचान नहीं पाए। सर से मैं श्रीनगर भी पार कर गया। खाना खाने के लिए मुझे घोलतीर अपने मूल गांव में पहुंचना था। मेरे पास काफ़ी समय था। अब मैं आराम से धीरे धीरे बाइक चलाने लगा। थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि मुझे 2 बच्चे सड़क के किनारे दिखे। दोनों भाई की तरह लग रहे थे। एक की उम्र यही कोई 10-11 साल और दूसरे की 6-7 साल की रही होगी। मैं आराम से बाइक चला रहा था। बच्चे मुझे देखते रहे। बाइक के बहुत करीब पहुंचने पर अचानक छोटे वाले ने मुझे रुकने के लिए हाथ दिया और मुझे एकदम से ब्रेक लगाने पड़े। तब भी थोड़ा आगे निकल गया। पीछे मुड़कर उनकी ओर मैंने देखा तो बच्चों को शायद आशा नहीं थी कि मैं बाइक रोक दूंगा। वे सकपका से गए। मैंने पूछा, क्या है? बड़े बच्चे ने छोटे की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसने हाथ दिया। अब मैंने छोटे बच्चे की तरफ देखा। वो चुप ही रहा। मैंने अपने चेहरे के भाव दुरुस्त किए और हंसते हुए पूछा, क्यों हाथ दिया, बताओ? अब शायद बच्चों को लगा कि बताने में कोई खतरा नहीं है, तो बड़ा वाला बोला, हमें आगे रुद्रप्रयाग तक जाना है। वे लिफ्ट मांग रहे थे। मेरे बैठो बोलने की देर थी कि छोटा बच्चा इस गति से पिछली सीट पर चढ़ गया कि एक बारगी तो मैं डिसबैलेंस ही हो गया था। दोनों बच्चे पिछली सीट पर जम गए। छोटे वाले बच्चे ने मुझे बंदर के बच्चे की तरह कसकर पकड़ लिया। बाइक चलाने से पहले मैंने उनसे पूछा, ठीक से बैठे हो ना, गिरना मत? छोटे वाले ने तो मेरी जैकेट इतनी कसकर पकड़ ली कि उसकी उंगलियां मुझे चुभने लगीं। मैं उनसे बात करते हुए बाइक चलाना चाहता था, लेकिन हेलमेट की वजह से मुझे उनके जवाब सुनाई नहीं दे रहे थे। मैंने बाइक रोकी, हेलमेट उतार कर हैंडल पर लटका लिया। ऐसा करना नहीं चाहिए था, पर मैंने तय किया कि हेलमेट उतार कर बाइक बहुत धीरे चलाऊंगा। तभी छोटे वाले ने मेरा हेलमेट मांग कर पहन लिया। हमारी गपशप शुरू हो गई। पता चला कि उनके नाम दीवान सिंह और हयात सिंह हैं। जहां वो खड़े थे वहीं ऊपर उनका गांव है। वो रुद्रप्रयाग अपने चाचा की लड़की के नामकरण पर जा रहे हैं और वहां खड़े गाड़ी का इंतजार कर रहे थे।
तुम्हें अकेले कैसे भेज दिया माँ बाप ने? मैंने पूछा। दीवान जो बड़ा था उसने बताया कि माँ तो कई दिन से चाची के साथ ही है, पिता शाम को आएंगे। हमने पहले जाकर भूली यानी छोटी बहन, हमने पहले जाकर भूली को देखने की जिद की तो हमें किराया देकर सड़क पर भेज दिया। वे पहले भी इस तरह अकेले चाचा के घर जा चुके थे। बच्चों को पारिवारिक ज्ञान भी था। उनकी बड़ी बहन अब काफी बड़ी हो गई है। इन दिनों उसके लिए लड़का ढूंढा जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आया कि इन बच्चों की शादी लायक बड़ी बहन कैसे हो सकती है। मैंने पूछा, बहन काफी बड़ी है क्या? छोटा बोला, बहुत बड़ी है, हमको मारती भी है। उसके चेहरे पर पिटने का बहुत रोष रहा होगा जो मैं देख नहीं पाया। बात आगे बढ़ाने के लिए मैंने पूछा, तो फिर कहीं कोई लड़का देखा? बड़ा वाला बड़े ही प्रौढ़ अंदाज में बोला, हाँ देख रहे हैं, बात चल रही है। उसकी बात पूरी ही हुई थी कि छोटा वाला बोला, बस दारू पीने वाला नहीं होना चाहिए। इतने छोटे बच्चे के मुंह से ये बात सुनकर मैं अचंभित रह गया। मैंने उससे ही पूछा, क्यों भाई, दारू पीने से क्या होता है? तो वो बोला, दारूड़ी लोग ठीक नहीं होते। हमारे स्कूल का मास्टर दारूड़ी है, पढ़ाता नहीं मारता है। फिर कुछ देर रुक कर बोला, नाक में दम कर रखा है उसने। मैंने बाइक रोक कर गर्दन घुमाकर उसकी नाक देखने की कोशिश की। हेलमेट के भीतर से नाक नहीं दिखाई दे रही थी, दम कहां से दिखता? मैंने फिर कहा, तुम्हारी नाक में तो दम दिखाई नहीं दे रहा। वो पहले चौंका, फिर मेरे व्यंग को समझकर दोनों भाई हंसने लगे। मैंने कहा, क्या सब मास्टर ऐसे होते हैं? बड़ा बोला, नहीं, ज्यादातर मास्टर तो अच्छे हैं, बस वही खराब है। कभी स्कूल आते हैं, कभी नहीं, पढ़ाते भी नहीं, कुछ पूछो तो चिढ़ जाते हैं, पीटता बहुत है। अब मैं समझा कि छोटे ने क्यों तय किया कि वो जीजा के रूप में किसी दारू पीने वाले को स्वीकार नहीं कर सकता। रुद्रप्रयाग से पहले कुछ दुकानों के पास दीवान बोला, बस बस हमें यहीं उतार दो। मैंने बाइक में ब्रेक लगाए। बाइक रुकते ही दोनों बच्चे उतर गए। मैं कुछ कहता उससे पहले ही छोटा वाला बोला, तुम हमसे किराए के पैसे लोगे? मैंने उसके भोलेपन पर फिदा होते हुए कहा, वैसे तो ले लेता, लेकिन तुम दोनों अब दोस्त हो गए हो इसलिए नहीं लूंगा। दोस्ती को मजबूत करने के लिए मैं भी बाइक से उतरा। पास की दुकान से 3 बिस्किट के पैकेट लिए, 2 उन दोनों को दिए और एक खुद खाने के लिए सड़क के किनारे पैराफिट पर बैठ गया। वे दोनों बच्चे भी वहीं बैठकर बिस्किट खाने लगे। बड़े वाले ने मेरा नाम पूछा तो मैंने अपना नाम बता दिया। दीवान बोला, हमारे साथ चलो, आज घर में पूरी पकौड़ी बनी होगी, खा कर जाना। मैंने मना किया तो छोटा बोला, चलो चलो, हमारे चाचा जी कुछ नहीं कहेंगे। उन्हें लगा कि मैं शायद हिचकिचा रहा हूं। उसने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? मैंने बताया, आवारागर्दी करने। छोटे की समझ में शायद आवारागर्दी का मतलब नहीं आया, पर बड़ा बोला, झूठ। मैंने कहा, सच्ची में? तो उसने कहा, बुढ़े भी कभी आवारागर्दी करते हैं? मैं उन्हें क्या बताता कि मैं तो बिगड़ा हुआ बुढ़ा हूं। बिस्किट हम लोगों ने लिपटा लिए थे। विदा होने की बारी थी। मैंने उन दोनों भाइयों से विदा ली और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ गया। एक झिझक के बाद छोटा वाला हयात सिंह आया और मुझसे हाथ मिलाने लगा। मैंने भी गर्मजोशी से उससे हाथ मिलाया। तभी बड़ा वाला भी दौड़कर मुझसे हाथ मिलाने के लिए आ गया। उनकी इस अदा से मुझे भरोसा हो गया कि उन्होंने मुझे अपना पक्का दोस्त मान लिया है। अब मैं मोटरसाइकिल चलाते हुए मुस्कुराने के साथ बेसुरे राग में गुनगुना रहा था। मुझे महसूस हुआ कि मैं बहुत खुश हूँ। डिप्रेशन गायब हो चुका था। आप सुन रहे हैं मौखंबा की रंगीली।
2 बजे के आसपास मैं घोलतीर पहुंच गया। वहां भतीजा मधु और उसकी बहू इंतजार कर रहे थे। मेरी पसंद का पहाड़ी खाना और चटनी बनी थी। खाना खाकर तृप्त होकर मैंने इजाजत ली और ऊखीमठ के लिए रवाना हो गया। रात ऊखीमठ से आगे उनियाना में गुजारी। 200 रुपए में खाने के साथ साफ सुथरा कमरा मिल गया था। आज मैं मद्महेश्वर पहुंचना चाहता था। बाहर साफ धूप थी। बाइक से ही रांची पहुंचा और एक होटल में नाश्ता किया। होटल क्या, छोटी सी दुकान थी जहां सामान के साथ साथ दुकानदार नाश्ता भी बना रहा था। नाश्ता करने के बाद मैंने दुकानदार से कहा कि मैं मद्महेश्वर जा रहा हूँ। 2 दिन तक मोटरसाइकिल खड़ी करनी है, कहाँ करूँ? दुकानदार ने कहा कि दुकान की साइड से चिपका कर खड़ी कर दो, कोई नहीं छेड़ेगा। उसके आश्वासन पर मैंने 100% यकीन कर लिया। मैंने मोटरसाइकिल उसके निर्देशित स्थान पर खड़ी की, कवर लगाया और रांची से गोंडार की ओर पैदल चल पड़ा। वहां पहुंचने तक बहुत थक गया था। पहले ही ढाबे में पिट्ठू उतारा, अंदर कोई नहीं था। मैं निराश होकर बाहर निकल ही रहा था कि देखा कि एक औरत पीठ में लकड़ी लिए अंदर आ रही है। उसने मुझे देखते हुए कहा, टूरिस्ट? मैंने मुंडी हिलाकर हाँ कहा तो वो बोली, चाय पीनी है क्या? मैंने सहमति में सिर हिलाया। उसने तुरंत कमर पर धोती लपेटी, चूल्हे पर फूंक मारकर दबी आग को सुलगाया। उस पर पानी की केतली, जिसमें पहले से ही पानी गुनगुना था, चढ़ा दी। मैंने पूछा कि खाने को है कुछ? तो वो बोली, मैगी बना दूं क्या? मैंने मना किया और बिस्किट के बारे में पूछा। उसने एक बक्से से बिस्किट निकाले, लोकल ही बने थे। मैंने ध्यान से देखा, उनमें कहीं फंगस नहीं लगी थी। भूख के मारे मैंने वे बिस्किट खाने का रिस्क ले ही लिया। महिला कुछ जल्दी में थी। चाय और 2 अतिरिक्त बिस्किट थमाते हुए बोली, मुझे डंगरों के पास जाना है। चाय पीकर गिलास बाहर रख देना और 15 रुपए चूल्हे के पास रख देना। मैंने मजाक में कहा, अगर बिना रखे चला गया तो? वो हंसते हुए बोली, किस्मत थोड़ी ले जाला तुम। यानी किस्मत थोड़ा ही ले जाओगे तुम। वो जाने को हुई तो मैंने उसे रोका और उसी वक्त 15 रुपए दे दिए। उसने पैसे कमर में खोसे और तेजी से चली गई। आगे के 2-3 ढाबों में देखा कि महिलाएं अपने पतियों के साथ होटल चलाने में हाथ बटा रही थी। मैं पैदल रास्ते में आगे बढ़ गया। मेरे आगे 2 तीर्थयात्री जो पहाड़ के ही थे चल रहे थे। पति पत्नी प्रेम से बात शुरू करते और अंत बहस में बदल जाता। फिर लड़ते लड़ते गुस्से से चुप हो जाते। थोड़ी देर में फिर बात शुरू करते, फिर लड़ते, चुप हो जाते। उनकी बातों में मेरा रास्ता मजे से कटने लगा। अचानक मुझे भूख महसूस हुई। याद आया कि गोंडार में खाना तो खाया ही नहीं। बिस्कुटों ने मेरी भूख मार दी थी और अब चढ़ाई में भूख लगने लगी थी। कुछ लोग मद्महेश्वर से वापस आ रहे थे। उन लोगों से खाना मिलने की जानकारी चाहिए तो उन्होंने बताया कि आगे 3 किलोमीटर के बाद खाना मिल सकता है। इसी आस में आगे बढ़ता रहा। अचानक जाने कहां से बादल आ गए। मौसम एकदम घिर गया। बादल गरजने लगे थे। मैं तेजी से आगे बढ़ता रहा। तीर्थयात्री अनुभवी महिला बोली, बारिश आती है अब। बादलों को मानो उसके कहने का ही इंतजार था। तेज बारिश पड़ने लगी। भाग्य से हमें 50 मीटर की दूरी पर टिन का बना शेल्टर दिखाई दिया। मैं और वो दंपति दौड़कर उसमें शरण लेने चले गए। अचानक बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। इतने बड़े ओले मैंने कभी नहीं देखे थे। मैं ये सोच ही रहा था कि अगर हमें ये शेल्टर ना मिला होता तो सिर फूटना तय था कि तभी 2 लोग आ पहुंचे। एक ने सिर पकड़ा हुआ था। जैसे ही उसने शेल्टर पर पहुंचकर सिर से हाथ हटाया, पानी के साथ सिर से खून चेहरे पर पहुंच गया। उसे ये चोट ओले से ही लगी थी। मेरे पास बैंडेड थी। मैंने उसे बैंडेड लगाने को दी, लेकिन वो ठीक से चिपकी नहीं। तब तौलिए से उसका सिर बांधा गया। चारों तरफ ओलों से सफेद हो गया था। बारिश, ओले जिस तेजी से आए थे उसी तेजी से बंद भी हो गए। आसमान साफ होने लगा। थोड़ा चलने के बाद हम उस चट्टी में जा पहुंचे जहां खाना मिल सकता था।
वहाँ ताला लगा था। एक लड़के ने बताया कि चट्टी वाला 1 घंटे में आएगा, अभी वो बकरी चराने गया है। दंपति वहीं सुस्ताने लगे। उनके पास कुछ चना चबेना था, उसे निकालकर खाने लगे। मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने लड़के से और जानकारी चाही तो उसने बताया कि आगे आधा किलोमीटर पर मोखंबा है, वहां खाने को मिल सकता है। अब घंटे भर यहाँ रुकना बेकार था। मैं मोखंबा की ओर बढ़ गया। मेरा लोअर कीचड़ से लथपथ हो गया था, जूते भी गीले हो गए थे, चलना दुश्वार हो रहा था। आधा घंटा चलने के बाद एक पत्थरों का बना छाना जैसा दिखा। मैं समझ गया कि यही मोखंबा है। खाना मिलने की संभावना ने चाल बढ़ा दी। मैं 10 मिनट में ही उस छाने के दरवाजे पर था। दरवाजे से झांक कर देखा, लगभग 30-35 साल की औरत कुछ काम कर रही थी। मैंने उससे पूछा, खाना मिलेगा? उसने आश्चर्य से पूछा, इस वक्त? मैंने कहा, हाँ, भूख लगी है। उसने कहा कि वो खिचड़ी बना सकती है। मैंने जवाब दिया, चलेगी, बनाओ। मैं बाहर बैठ गया। लगभग 20-25 मिनट बाद उसने कहा, अंदर आ जाओ, खिचड़ी बन गई है। अंदर थाली में घी के साथ गर्मा गर्म खिचड़ी थी। घी की खुशबू ने भूख और बढ़ा दी। मैं खिचड़ी पर टूट पड़ा। जब कुछ खिचड़ी पेट में पहुंच गई, तब उस महिला से बात करने का ख्याल आया। उसका नाम रंगीली था। पहाड़ के हिसाब से ये कुछ अटपटा और कम प्रचलित नाम था। गोंडार की रहने वाली रंगीली मोखंबा चट्टी में होटल चलाती है। उसकी थोड़ी सी खेती है। पति का निधन 4-5 साल पहले हो गया। रंगीली ने जमाने के हालात को देखते हुए अपने साथ रहने के लिए माँ को बुला लिया। माँ आज गोंडार वापस गई हुई है। रंगीली की एक बेटी है। रंगीली खुद अनपढ़ है। उसके वैधव्य ने उसे शिक्षा के महत्व को जता दिया है, इसलिए उसे बेटी के भविष्य की चिंता है। 12वीं में पास होने के बाद बेटी आगे पढ़ना चाहती थी, इसलिए रंगीली ने उसे गुप्तकाशी कॉलेज में भेज दिया है। बेटी के भविष्य की खातिर उसने उसे पढ़ने तो भेज दिया, पर अब साल का 40-50 हजार का खर्चा बहुत भारी पड़ रहा है। इसलिए उसने इस सुनसान जगह, जहां उसका पहले सिर्फ गाय पालने का ग्रीष्मकालीन छाना था, यात्रियों के लिए खाने की व्यवस्था शुरू की। जब एक आध बार थके यात्रियों ने रात रुकने की व्यवस्था के बारे में पूछा, तो उसने तथाकथित ढाबे में अपनी मेहनत से एक और कमरा छिन दिया, 2 बिस्तर भी रख दिए। अब अगर कोई रहना चाहे तो किराया देकर रात भी काट सकता है। जंगल में वो इस छाने में अकेली अपनी माँ के साथ रहती है, जो अब होटल भी कहलाता है। रंगीली ने 5-6 गाय और कुछ बकरियां पाली हैं। उसने जंगल में क्यारियां बनाई हैं, जिनमें वो आलू और अन्य उपज बोती है। दूध सिर्फ एक गाय देती है, बाकी जानवर उसकी क्यारियों के लिए खाद पैदा करते हैं। सर्दियों में अपने गांव में रहती है, गोंडार के खेतों को जोतती है। बेटी की पढ़ाई के खर्चे को पूरा करने के लिए बकरियों को बेचती है। होटल अतिरिक्त आय है। पेट भर चुका था। कपड़े गीले थे, इसलिए तय किया कि रात रंगीली के होटल में ही गुजारी जाए। रंगीली को रात के खाने के लिए कहा और ये भी बताया कि रात को उसके होटल में ही रहूंगा। मुझे रंगीली की हिम्मत और कर्मठता ने बहुत प्रेरणा दी थी। गीले कपड़े बदल कर मैं बाहर आया। ठंड पड़ गई थी। सिर में मैंने गमछा बांध लिया। कल सुबह कोटद्वार से बहुत तनाव में चला था, पर इस वक्त अंदर से बहुत खुश था। कल 2 दोस्त दीवान और हयात मिले थे, और आज अब ये कर्मठ भूले रंगीली। देखती हूँ सपने पर आप सुन रहे थे मोखंबा की रंगीली।